हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ेंगे, जानेंगे सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता का अर्थ क्या है और नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है और फिर नागरिकता कैसे समाप्त होता है और किसको हम नागरिक कहेंगे और किसे जो है नागरिक नहीं कहेंगे यानी विदेशी कहेंगे, या फिर विदेशी को किस प्रकार से किसी दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त होता है। तो आज जो है हम लोग नागरिकता के इन सारी बातों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे। उसके बाद जो है दूसरे वीडियो में हम लोग नोट्स तैयार करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नागरिकता क्या है। नागरिकता एक पहचान है जो हमें विश्व में एक खास स्थान पर सुविधाएं प्रदान करता है। नागरिकता एक पहचान है जो हमें पूरे विश्व में एक खास स्थान और सुविधाएं प्रदान करता है। तो इस लेख में हम नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर सरल और सहज चर्चा करेंगे, एकदम सरलता से, और फिर ऐसा मतलब कि सारी बातों को व्यवहारिक रूप में रखेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए, हमें रटना नहीं पड़े, समझ में आ जाए, और इसके विभिन्न पहलुओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो नागरिकता क्या है इसे हम समझते हैं। नागरिकता जो है कोई अलग अवधारणा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, मूलभूत नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता, इन सारी बातों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक तरह से देखें तो नागरिकता एक व्यक्ति और एक राज्य के बीच का संबंध ही है, जिसमें व्यक्ति का राज्य के प्रति निष्ठा होता है और उस निष्ठा के बदले में राज्य उसे संरक्षण प्रदान करता है। जिस समय राजतंत्र था यानी राजा हुआ करते थे, तो या जिस समय लोकतंत्र नहीं था, तो उस समय भी व्यक्ति और राजा के बीच संबंध होता था कि व्यक्ति और नागरिक के बीच यानी जनता के बीच संबंध होता था। उस समय भी व्यक्ति को किसी खास संगठन या ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता था, जहाँ कि उसे कुछ विशेष प्रकार का अधिकार या कर्तव्य मिलता था। इसीलिए नागरिकता की एक परिभाषा ये भी हो सकता है कि साझा हितों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए किसी संगठन की सदस्यता प्राप्त करना ही नागरिकता है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे आम लोगों द्वारा कुछ मूलभूत नागरिक अधिकारों या व्यक्तिगत अधिकारों की मांग शुरू हो गई। समय के साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बदलता गया और उसी प्रकार से लोगों के द्वारा कुछ मूलभूत नागरिक अधिकारों या व्यक्तिगत अधिकारों की मांग भी शुरू हो गई, जिसे कि सत्ता पक्ष द्वारा दिया गया। जैसे कि ब्रिटेन में 1689 में बिल ऑफ राइट्स लाया गया, जिसके तहत राजा की शक्ति को कम कर दिया गया। सबसे पहले जो है नागरिकों का जो अधिकार हुआ या नागरिकों की जो कुछ मांगे थी, वो ब्रिटेन में ही 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स एक कानून लाया यानी कि अधिनियम लाया, और अधिनियम से भी पहले ये तो प्रस्ताव लाया है, जिसके तहत राजा की शक्ति को कम कर दिया गया और संसद की शक्ति को बढ़ा दिया गया। साथ ही ढेरों नागरिक अधिकार लोगों को दिया गया। इसी तरह 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्र जो है राज्य की अवधारणा ने जोर पकड़ी। जैसे ही ब्रिटेन में देखा कि बिल ऑफ राइट्स आया, तो फिर उसके बाद जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी राष्ट्र राज्य की अवधारणा ने जोर पकड़ लिया, यानी शुरुआत हो गई, जिसमें कि साझा संस्कृति, इतिहास एवं भूमि क्षेत्र के आधार पर एक पहचान स्थापित करने पर जोर दिया गया।
कि किस तरह से जो है नागरिकों की पहचान हो सके। कहने का अर्थ ये रहा कि जैसे जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सामूहिक नागरिक स्वतंत्रता में वृद्धि होता गया, वैसे वैसे राजतंत्र कमजोर होता गया और लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होता गया। इस तरह फिर क्या हुआ कि व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों में बदलाव आया, क्योंकि अब राज्य एक स्वतंत्र संप्रभु संगठन के रूप में काम करने लग गए हैं और उस संगठन में रहने वाले लोगों पर ये जिम्मेदारियां आ गई कि वे अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए एकजुट रहे। अब जो कहा गया कि जिस देश के या जिस संगठन के लोग थे उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आया कि वे अपने संप्रभुता यानी कि अपने जिस जगह पे रह रहे हैं, जिसे कि देश कहिए या फिर जगह राष्ट्र या राज्य कहिए, वहाँ पर क्या हुआ कि उस राष्ट्र या राज्य की रक्षा करने के लिए जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गया और इसके लिए उसे एकजुट होना पड़ा। इसके लिए राज्य ने अपने सदस्यों या उस राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को कुछ विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां दी। इस तरह से ये लोग क्या हुआ कि वहाँ के नागरिक कहलाने लगे, क्योंकि इन्हें जो विशेषाधिकार एवं जिम्मेदारियां प्राप्त है वो इस राज्य क्षेत्र के बाहर के लोगों को प्राप्त नहीं होगा या नहीं होता है। इसीलिए बाहरी लोग विदेशी कहलाए या उसे एलियन कहने लगा, कहा जाता है, एलियन ही कहा जाता है। इसको हम संक्षिप्त में या फिर सार इसका अगर हमें जानकारी लेना हो तो हम कह सकते हैं कि वे लोग जो किसी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं एवं राज्य के प्रति जिसकी निष्ठा होती है उसे हम नागरिक कहते हैं। ऐसे लोगों को देश के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यही अधिकार जो है जब किसी दूसरे देश के नागरिकों को नहीं मिलता है तो उसे हम विदेशी कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस देश में जिस नागरिक को ये जो अधिकार मिलता है, सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार, और जिसको नहीं मिलता है उसे हम विदेशी कहते हैं, फॉरेनर उसे कहते हैं। ये विदेशी सामान्यतः किसी न किसी देश का नागरिक होता है और उस देश के प्रति उसकी निष्ठा होती है, इसीलिए उसके पास उस देश का पासपोर्ट होता है। उस व्यक्ति को अगर किसी और देश जाना हो तो वह सामान्यतः पहले उस देश से अनुमति लेनी होती है, जिसे कि हम वीज़ा कहते हैं। बगैर या अवैध वीज़ा एवं पासपोर्ट के अगर किसी और देश में रह रहा है तो उसे अवैध प्रवासी कहा जाता है। इसे ही जो है कि बिना वीज़ा के या बगैर विदाउट जो है किसी पासपोर्ट के अगर रह रहे हैं तो उसे जो है हम अवैध प्रवासी कहते हैं। इसके अलावा भी वे लोग हैं जो युद्ध में, हिंसा में या संघर्ष या उत्पीड़न से भाग गए हैं और दूसरे देश में सुरक्षा खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर किसी और देश में शरण लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं, उसे रिफ्यूजी कहते हैं। जैसे अभी तालिबानी जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान स्थापित हो गया, अपना पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबानी ने कब्जे में ले लिया, तो वहाँ के नागरिक जो है भाग भाग के किसी और देश में शरण लिए हुए हैं। तो उसे क्या है कि अभी इस देश से भी, अपना ही देश से भाग गए हैं और जहाँ है वहाँ उसे नागरिकता नहीं है, क्योंकि वो शरणार्थी, वही लोग को शरणार्थी कहा जाता है। तो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक होता है। जैसे अभी जो वर्तमान में तालिबानी जो अफ़गानिस्तानी जो जहाँ तहाँ शरण लिए हुए हैं, तो उसे हम कह सकते हैं, इसे ही कहा जाता है कि किसी न किसी देश का तो नागरिकता उसके पास होता ही है। जैसे कि अफ़गानिस्तानी को चाहे पाकिस्तान में हो या फिर अमेरिका चले गए हो या फिर और कई जगह चले गए हैं, तो वो जो है अफ़गानिस्तान का नागरिक ही है, लेकिन जहाँ रह रहा है वहाँ वह शरणार्थी के रूप में कहलाता है।
कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कोई नागरिक है तो वो उसे जो है किसी भी देश का नागरिकता प्राप्त नहीं होता है, उसे कहते हैं राज्यविहीन कहा जाता है, उसे स्टेटलेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में यह नियम है कि यहाँ पैदा होने वाला बच्चा तभी भारत का नागरिक होगा जब या तो उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो, या फिर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो उसे जो है हम कह सकते हैं। आगे है कि मान लिया जाए कि अगर एक पुरुष जो भारत का नागरिक है और दूसरा एक अमेरिकी युवती जो भारत में अवैध तरीके से रह रहा है, अब इन दोनों का अगर बच्चा होता है तो वो बच्चा ना तो अमेरिका का नागरिक होगा और ना ही भारत का नागरिक होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को राज्यविहीन नागरिक कह सकते हैं। UNHCR के आंकड़ों के मुताबिक अभी पूरे विश्व में 1,20,00,000 लोग जो है राज्यविहीन है। वही शरणार्थी की बात करें तो विश्व में इसकी जनसंख्या या संख्या जो है 2.5 करोड़ के आसपास है, जिसे कि वो शरणार्थी की बात हम कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान क्या है, कि भारत में जो है नागरिकता के लिए संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि आप किसी देश के किसी भी भाग से क्यों ना हो, आप भारत के ही नागरिक होंगे, उस क्षेत्र विशेष का नहीं। जैसे कि अमेरिका सब में क्या है कि जिस राज्य के हैं तो उस राज्य की भी नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, और फिर अमेरिका देश का नाम है तो अमेरिका का भी, यानी कि जैसे हम लोग के यहाँ जिस राज्य के हैं तो राज्य में भी नागरिकता होना चाहिए और भारत के भी होना चाहिए। तो ये ऐसी व्यवस्था नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है कि आप भारतीय हो। तो भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन करता है। संविधान में जो है भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताता है, जिसके तहत कि अनुच्छेद 5 से 11 तक कुल 7 अनुच्छेद आते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इन अनुच्छेदों में उन्हीं लोगों के नागरिकता की चर्चा की गई है जो कि आज़ादी के समय देश के नागरिक बन चुके थे या फिर बनने वाले थे, उसे ही जो है इस बारे में कहा जाता है। इसके बाद जो कि आज़ादी के बाद उसके बाद जो जन्मे लोगों के लिए या देश में आने वाले अन्य नए लोगों के लिए नागरिकता की व्यवस्था के लिए नागरिकता अधिनियम लाया गया था। कब? 1955 में। कि कहा गया कि जब जिस समय देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो थे और उसके कुछ दिन बाद तक जो भी आ गए थे तो उसे तो नागरिक माना गया, लेकिन उसके बाद जो बच्चा जो जन्मे तो उसके लिए क्या प्रावधान रहा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तो उसके लिए क्या हुआ कि अधिनियम लाया। कब? 1955 में, जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम, जिसकी चर्चा हम आगे संवैधानिक व्यवस्था को समझने में करेंगे, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक संविधान लागू होने के दिन तक जिसको नागरिकता मिल चुका है उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब है कि भारत में जो रह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक तभी होंगे जब वे नीचे लिखे गए शर्त को पूरा करते हैं, जिसमें कि पहला है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए, दूसरा उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, तीसरा है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तभी जो है वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 में इसका प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि
उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, यानी कि जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उस समय अगर किसी व्यक्ति का अगर माता पिता या दादा दादी भारत में अगर पैदा हुआ है और यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में अगर निवास कर रहा है या निवास करने के उद्देश्य से भारत में आ चुका है तो उसे नागरिक माना जाएगा, उसे नागरिकता प्राप्त होगी। ये प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में है कि भारत से पाकिस्तान गए और फिर भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग क्या हुए कि भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ की स्थिति जब अच्छी नहीं देखी, मतलब कि जो है वहाँ पे बहुत जो है अत्याचार शोषण हो रहा था, तो फिर वो लोग क्या किए कि वापस भारत लौट आए। उसके लिए भी अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो उसे जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसे एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को देनी होगी और उसके बाद 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, तभी जो है उसे नागरिकता मिल सकता है। अनुच्छेद 8 में प्रावधान है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, जो भारत से बाहर रह रहा है लेकिन वह भारत का है, अगर वही वहाँ पे बस गया है, रह गया है, तो फिर उसके लिए जो है अनुच्छेद 8 में प्रावधान है। ये उन लोगों के लिए है जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, यानी जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था अगर उसके माता पिता या दादा दादी भारत के हैं लेकिन वह भारत के बाहर कहीं और मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, यानी मामूली तौर पर मीन्स हो गया कि कोई बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है या किसी और वजह से कुछ दिनों के लिए अगर वो रह रहा है तो उसे जो है भारत का नागरिक मिल जाएगा, लेकिन उसे नागरिकता के लिए पंजीकरण का आवेदन उस देश में मौजूद भारत के राजनयिक को देना होगा। तो कुल मिलाकर ये वो 4 तरह के लोग हैं जिसे संविधान लागू होने तक नागरिकता दी गई। तो आइए हम आगे 3 अनुच्छेदों को समझते हैं, अनुच्छेद 9, 10 और 11। इसमें क्या कुछ प्रावधान जो है किया गया है। अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक ना होना। अब जो है वह व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जो स्वेच्छा से किसी और देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसे कोई बिजनेस करने के लिए गया या नौकरी करने के लिए गया और वहाँ पे वह बस गया, ज़मीन लेके घर बना के जैसे भी हो, और फिर वह वहाँ अगर बस गया और वहाँ का नागरिकता अगर ले लिया है, तब जो है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये अनुच्छेद एक आश्वासन देता है कि जिन लोगों को अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत नागरिकता दी गई है वे भारत में नागरिक बने रहेंगे, यानी कि ऐसे लोगों से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अनुच्छेद 11 में है यानी 11 में है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का कानूनी तौर पर जो है उसे विनियमन किया जाना है। कैसे किया जाना है कि इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि नागरिकता जो है अर्जन यानी प्राप्त और समाप्ति या इसी से संबंधित कोई भी नियम या विधि जो है बना सकता है। अब जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो लाया गया, ये जो एक्ट लाया गया 1955 में, इसमें जो है 18 धाराएं हैं, जिसमें से धारा 3 से धारा 7 तक भारत की नागरिकता
प्राप्त करने के क्रमशः 5 तरीके बताए हैं। जो 1955 में सिटीजनशिप एक्ट जो लाया गया उसमें 18 धाराएं हैं, जिसमें 3 से 7 तक की जो बातें हैं उसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए हैं। जिसमें कि पहला है जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, और चौथा है प्राकृतिक आधार पर, पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। अब जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो 5 तरीके बताए हैं, तो ये पांचों अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।